आज पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। एवरीबडी नोज कि कोरोना वायरस क्या है, एक बच्चा बच्चा भी जानता है। और इस वायरस के चलते हमारी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। सो हमारे थॉट्स, आइडियाज जो भी थे वो सारी चीजें चेंज हो चुकी है। जो हम पहले सोचते थे अब वो हम नहीं सोचते हैं। सो आई थिंक हर घर में डिस्कशन हो ही रहा है कि हम पहले क्या सोचते थे, अभी क्या सोचते हैं, या हमारी लाइफ पहले से अभी तक कैसे चेंज हो गई है। और अगर आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इन टॉपिक्स पे डिस्कस करते ही होंगे कि कोरोना से हमने क्या लेसन लिया या हमें कैसे बचना चाहिए। तो मैं आपको ऐसे 15 लेसन्स बताने वाली हूँ जो इस पेंडेमिक से या इस महामारी से हमने सीखा है। और आप जब भी अगर घर में डिस्कस कर रहे हैं या फ्रेंड्स के बीच डिस्कस कर रहे हैं या किसी ग्रुप डिस्कशन में आप पार्ट ले रहे हैं, तो ईजिली आप जो है डिस्कस कर पाएंगे और आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें भी पता चलेंगी इस वीडियो को देखने के बाद। एंड प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, आप शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो देखिए, आपको ज़रूर क्लैरिटी आएगी और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता भी चलेंगी कि हम कैसे बात करते हैं। तो ये एक नॉलेज इनहेंसिंग वीडियो भी होने वाला है जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस फेज ऑफ लाइफ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट मैं 15 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डील करने वाली हूँ जो मुझे लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन मैं सारे लेसन्स डील करूंगी। पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी कि आप हिंदी में कैसे बोलोगे और उसी चीज़ को आप जो है इंग्लिश में कैसे बोलोगे। So welcome to English with Sana and let's get started. वैसे तो हमने इस वायरस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लेसन्स गेन किए हैं, बट मुझे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन लगता है कि नेचर रूल्स अस एंड नॉट द वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो हमें रूल करता है, इसका उल्टा नहीं है। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा। तो जब भी आपको वाइस वर्सा ये वर्ड यूज करना हो तो आप कोई सेंटेंस बोलेंगे और उसके लास्ट में वाइस वर्सा लगा देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी स्टेटमेंट आपने बोली है उसका उल्टा भी ट्रू है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि नेचर रूल्स अस मतलब प्रकृति हमें चलाती है, हमें रूल करती है, और इसका उल्टा नहीं है, एंड नॉट द वाइस वर्सा। इसीलिए इस फर्स्ट टॉपिक का नाम है नेचर रूल्स अस एंड नॉट द वाइस वर्सा। सो हम ब्लाइंडली जो है नेचर को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, और इससे नेचर से कनेक्टेड जो भी जीव जंतु हैं या जो भी एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है। इस फेज से हमें ये सीख मिली है कि नेचर या प्रकृति में इतनी शक्ति होती है कि वो खुद ब खुद अपने आप को जो है वो रिस्टोर कर लेता है, मतलब पहले की तरह कंडीशन में आने की कोशिश करता है। सो वी विल नॉट डील अबाउट दिस कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, किस एनिमल से आया, इस कंट्री से आया, तो दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न। तो हम अभी क्या बोल रहे हैं कि जो भी हुआ, वट एवर हैपेंड, उसने हमें एक चार दीवारी के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया। और जब हम चार दीवारी के अंदर रहने लगे तो हमने पोल्यूशन छोड़ दिया, मतलब गाड़ियाँ नहीं चलती थी, और हमने जो है हम कचरा डंप करते थे या फेंकते थे पानी में या रिवर्स में, वो भी बंद हो गया। तो आपने देखा ही होगा कि लॉकडाउन के समय बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि हमें स्काईज जो है वो बहुत क्लीन नज़र आने लग गए क्योंकि पोल्यूशन नहीं था। तो हमें जो है स्काई जो है वो ब्लू अच्छे से दिखाई देने लग गया। सो ब्लू स्काईज नज़र आए, पानी जो है बहुत प्योर हो गया, और जो हवा है वो बहुत फ्रेश होने लगी, और हमें चिड़ियों की चहचहाने की जो आवाज़ें हैं वो भी क्लियरली सुनाई देने लग गई, जो कि पहले हम नहीं सुन पाते थे। सो हमें जितने हो सके पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अगर लॉन्गर डिस्टेंसेस पे जाना है तभी हमें गाड़ी का यूज़ करना चाहिए, और अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाना है तो हम बाइसिकल का यूज़ कर सकते हैं या हम पैदल चल के जा सकते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हीं सब चीज़ों को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। So you can start by saying that lockdown implemented to restrict the spread of virus has healed the nature. And during lockdown, we noticed a lot of changes in our environment, in our surroundings, like clear blue skies, clean water, chirping of birds, and reduction in pollution levels. All these changes shout out loud that we have been messing with nature badly, and nature has the immense capacity to heal herself. And it's high time we should realize the significance of nature and stop the way we have been treating nature till now. And we can also opt some measures from our side, like using more of public transports and using personal vehicles for longer distances only, planting more and more of trees, that is called afforestation. तो ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि नेचर से रिलेटेड हमें क्या लेसन मिला है, तो इन पॉइंट्स को आप जॉट डाउन कर लीजिए या आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप जो है जब भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, तो आप ईजी वे में जो अपने पॉइंट्स जो है या अपने व्यूज जो है रख पाएंगे। सो द सेकेंड लेसन इज द नीड टू स्लो डाउन।
तो आज की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस दुनिया में, और कंपटीशन के कारण हमेशा अपने आप को प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं। हम दूसरों से खुद को बेटर करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, और दुनिया भी हमसे यही डिमांड करती है कि हम हमेशा लगे रहें, वर्क करते रहें कंटिन्यूसली। और कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों के चलते अपने आप को भूल जाते हैं, अपना पीस जो है, अपनी शांति है, उसे हम खो देते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं, बट हम शो नहीं करते हैं और उसको बताते नहीं हैं। सो इससे क्या होता है कि हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ इन दोनों पे प्रभाव पड़ता है। सो इस छोटे से वायरस ने हमें ये बता दिया कि हमें स्लो डाउन होना है, ये एक रेस नहीं है, और हमें जो है थोड़ा रुकना है, अपने बारे में सोचना है, घर वालों को टाइम देना है। सो इस तरीके से हमें इस वायरस ने सिखा दिया कि थोड़ा धीरे होने की ज़रूरत है हमें। ये लाइफ में दिन भर रन करते रहना इज़ नॉट ओके। सो ये लाइफ एक रेस नहीं है जिसे आप दौड़ते रहेंगे और आप थक जाएंगे तो भी आप नहीं रुकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इन सब चीज़ों को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स सी। So this competitive world demands us to be productive, to be better than ourselves, to constantly improve ourselves and prove ourselves, and somewhere to perform well, to be better than others, and running after success, we lose ourselves. So somewhere we all are tired of doing all these and we need to slow down. So we have lost our peace in doing all these. So this phase of life has made us realize that taking breaks from time to time is very important, and it is important not only for physical health but mental health as well. So whatever has happened to us in this 6 months have told us that slowing down is very important, spending time with family, spending time with ourselves is very important. So खुद से बातें करना या खुद को समय देना भी बहुत ज़रूरी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स को समय देने के साथ साथ। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन हमें जो मिला है वो है ट्रांसपेरेंसी ऑफ नेशंस। सो ट्रांसपेरेंसी ऑफ नेशन का मतलब होता है कि पारदर्शिता, मतलब एक नेशन दूसरे नेशन से कुछ छुपाए मत, क्योंकि ये ज़माना कैसा है, ग्लोबलाइजेशन का है, मतलब वैश्वीकरण का है। सो ग्लोबलाइजेशन आपको नहीं पता, मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक नेशन दूसरे नेशन पे डिपेंडेंट है और हम सब एक चेन की तरह हैं। मतलब आपको पता ही होगा कि हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं लोग पढ़ाई करने या रहने या जॉब करने, और हम जो है कुछ सामान भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते रहते हैं, मतलब हम वहाँ से कोई सामान लाते हैं या अपने सामान वहाँ देते हैं। तो सारे नेशंस एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और अगर एक नेशन दूसरे नेशन से कुछ छुपाता है तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पता ही होगा कि चाइना ने शुरुआत में ये बताया ही नहीं था कि कितना सीवियर है ये डिजीज़। अगर चाइना ने पहले ही दूसरे नेशंस को अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया होता कि इस वायरस से बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, या इसका जो सीवियरिटी है, मतलब ये कितना ज़्यादा भयानक है, अगर वो दूसरों को बता दिया होता तो दूसरे नेशंस जो है पहले से ही कुछ अच्छे से इंतज़ाम कर लेते। तो जो नेसेसरी जो मेजर्स होते हैं या हम जो प्रिकॉशंस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये पहले से ही कर लिया होता, और इतना जो डेथ्स हुई हैं या इतना जो बढ़ा है ये जो वायरस, वो नहीं बढ़ता और हम इसे रोकने में सक्सेसफुल होते हैं। सो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ नेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप बोल सकते हैं कि हैड चाइना टोल्ड अबाउट द सीवियरिटी ऑफ दिस वायरस टू अदर नेशंस, they could have taken precautionary measures in advance to tackle with the virus, and spread of the virus could have been limited and the deaths could have been reduced due to coronavirus. Fourth lesson is it helped us prioritize our relationship. So हम ये प्रायोरिटाइज कर पाए, प्रायोरिटी दे पाए कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमें कैसे बैलेंस बनाना है अपने वर्क और अपने जो फैमिली के बीच। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए अपनी फैमिली के साथ, उन्हें जान पाए, और हमने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड से बात की जिनसे हमने बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं किया था। सो इस तरीके से हमें पता चला कि रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, और रिलेशनशिप्स को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। सो हमने इस फेज से ये भी सीखा कि कैसे अपने फैमिली के साथ जो है बैठकर खाना खाना चाहिए, कैसे घर के काम करने चाहिए। सो इस फेज से हमने अपने हॉबीज़ को भी टाइम दिया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने खुद को भी टाइम दिया, हम खुद के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाए। सो इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं कि कैसे हमने अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज किया। सो अब हम देखते हैं कि आप इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। So in this phase of life, we could spend more time with our family, as well as we contacted with our friends with whom we hadn't had conversation for so long. We learned to do household work or household chores together, and we learned to, spend time with our family, have meals together. We could also spare some time for our hobbies and most importantly for ourselves. So अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आता है इंग्लिश में, तो आप जो भी अपने हिसाब से जो बोलना चाहते हैं या कोई और पॉइंट्स हैं, तो वो भी आप जो है कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं।
So the fifth lesson is that we don't need much to live a happy life. तो लॉकडाउन में हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास हमारी फैमिली थी, मेडिसिन थे, फूड था, शेल्टर था, वाटर था, एंटरटेनमेंट के कुछ साधन थे और हमारे पास जो इंटरनेट था। इन सब चीज़ों ने हमें जो है खुश रखा, या हम बोल सकते हैं कि इतने दिन हम जो है काट पाए। तो वही है कि हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप एस्पायर करना छोड़ दें, आप डिज़ायर करना छोड़ दें, आप सपने देखना छोड़ दें। आप बिल्कुल करिए। अगर हम इन जनरल देखें तो इन सब चीज़ों से पता चला कि हमें खुश रहने के लिए ना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की ज़रूरत कभी नहीं होती है। आप थोड़ी सी चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं। अब जैसे कि लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो हम खरीद नहीं पा रहे थे। तो हमने क्या किया कि अननेसेसरी जो चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत नहीं है तो उन पे हमने जो है खर्च करना कम कर दिया। तो हमने क्या किया, अपनी सेविंग्स भी बढ़ा ली और हमें पता चला कि किस पे खर्च करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। सो इस तरीके से आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए या हैप्पी लाइफ जीने के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन पॉइंट्स को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। So we don't need much to live a happy life, and just the presence of food, shelter, water, entertainment, medicines, internet has kept us going for so long. And during the lockdown, people have cut their spending on unnecessary things and they realize that what is important for them and what is not. And we also saved a lot of money by not eating out, by not visiting malls or restaurants. So in this way, we learn to save money for our emergency situations like this. So we realize this thing that luxurious life is not always a happy life, or a successful life is not always a happy life. So little things can make you happy. You don't need much to live a happy life. Now the next lesson is that cooking is essential irrespective of gender. सो कुकिंग एक आर्ट है, एक कला है जो सबको आनी चाहिए। और कुकिंग हमें कुछ चीज़ों में अगर हम फंस जाते हैं तो हमें हेल्प करता है। जैसे कि हम लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि हम अपने मेड्स को या हम जो कुक थे या घर में साफ़ सफाई करने वाले उनको हम बुला नहीं पाए लॉकडाउन के कारण। सो हमने खाना बनाना सीखा, अपने घर की साफ़ सफाई करना सीखा। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस लॉकडाउन में जो हम पहले नहीं किया करते थे। सो कुकिंग आपको क्या करती है, आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। सो इस वजह से हमने ये भी सीखा है कि हमें हाउस हेल्प जो हमारी मदद करते हैं या हमारे कुक होते हैं या मेड होता है या सर्वेंट्स होते हैं तो उनको हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए और उनका जो प्रेजेंस है वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारी लाइफ को कितना ईजी बनाता है। तो ये भी हमने सीखा है। अब हम देखते हैं कि आप इंग्लिश में इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। So cooking is an art and it makes us self-dependent. Everybody should learn cooking irrespective of gender. So we all know that during lockdown we couldn't call our house helps or our servants and we did everything on our own and we learned how to cook, how to clean. So this phase of life has taught us that cleaning, cooking is very important and we need to learn the art of cleaning and cooking. And we also realize that house helps or servants are important in our life and their presence makes us our life easier. Normally we don't realize that how important is their presence in our lives. But you know, after this phase of life, we have learned so many things. We have learned to recognize their work and their effort towards making our life easier. So the next lesson is healthy food habits. तो इस फेज से हमने सीखा कि जो बाहर के जो जंक फूड्स होते हैं या बाहर के ऑयली चीज़ें होती हैं तो उन पे हमें थोड़ा कमी करनी चाहिए और घर का फ्रेश फूड खाना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो हमने पूरे लॉकडाउन में क्या किया, हमने काढ़ा पिया या हमने कुछ हर्बल ड्रिंक्स पिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके। तो हमने अच्छी चीज़ें खाई, घर का होममेड फूड खाया, गर्म फूड खाया। तो इस तरीके से हमारा जो फूड कल्चर है या फूड हैबिट है वो उसमें चेंजेस आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में। So during lockdown, we focused more on improving our immunity by intake of fresh food or by intake of herbal tea or herbal drinks. So in this way, we improved our food habits. We avoided the junk foods, the oily foods, and we tried to boost our immunity. And we tried to consume more and more of fresh and healthy homemade food. So this way, our eating habits have changed for better. The next lesson is importance of hygiene. तो हाइजीन का हम ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे, स्पेशली जो है रूरल एरियाज़ में। तो अब सारे लोग हाइजीन का ख्याल रखने लगे हैं कि कैसे साफ़ सुथरा रहना है। तो जब भी हम टॉयलेट से आते हैं तो हमें जो है हाथ धोना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए हैंड। अगर हम घर में आते हैं बाहर से तो भी हमें अच्छे से हैंड्स वॉश करने चाहिए।
तो जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो हैंड्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी में जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो है हैंड्स को अच्छे से वॉश करें, सैनिटाइज करें। तो ये सब जो है हैबिट्स जो है हमने डेवलप किए हैं। वॉशिंग हैंड्स और यूजिंग सैनिटाइजर्स ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, पार्ट बन चुका है, जिसे हमें फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना है, ताकि हम जो है डिजीजेस से या जो कीटाणु हैं उनसे हम दूर रह सकें। अब हम देखते हैं कि आप इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। So one important lesson that we learned is the importance of hygiene, and even the virus ends, we need to continue this good habit in future also. Like we need to wash our hands when we are done with the toilet, or when we are entering home from outside, we need to wash our hands properly with a sanitizer or with a soap. Washing hands and using sanitizers have become a part and parcel of our lives, and it is going to continue in future also. Now the next lesson is importance of having alternate source of income. तो ये जो टॉपिक है ना, इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और अभी जो है वायरस के कारण लोगों का ध्यान गया है कि हमें अपने जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे हमारी अर्निंग होती है, उसके अलावा भी कोई दूसरा सोर्स हो, कि ऐसा सिचुएशन आए जिसमें हमारा मेन सोर्स चला जाए तो हमें अर्निंग के साधन हो या हम अपनी ज़िंदगी चला सकें। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान हमारा अभी गया है। तो आपने देखा होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाके काम करते हैं, तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स हुई है। तो उसका जो मेन सोर्स था इनकम का, वो ही खत्म हो गया, इसलिए वो जो है हेल्पलेस हो गए। और यहाँ सिर्फ मजदूरों की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है IT प्रोफेशनल्स है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि उनको उनके कंपनीज ने फायर कर दिया है, निकाल दिया, क्योंकि उनके पास उनको पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो, जो आपका कुशन की तरह काम करे या आपको जो है सपोर्ट कर सके ऐसे इमरजेंसी के समय में। So we all know that future is unpredictable, future is difficult to be predicted, and we should and must have backup plans in place when our main source of income goes away. And during the lockdown, we have seen that the worst sufferers of this pandemic or this lockdown, the migrant workers and the street vendors who earned daily and spent daily. So they lost their main source of income and they didn't have any backup plans. So leave alone these migrant workers, even the IT professionals who worked in reputed private companies were fired because their company didn't have money to pay them. So everybody should have backup plans in place or alternate source of income to feed themselves in this kind of emergency situations like pandemic or disaster. Government also need to help these migrant workers or this private sector employees or such category of people in the society who are vulnerable and who could face problems in this kind of situations. So government also need to have a proper plan to deal with situations like pandemic. So the next lesson is that work from home culture is possible. तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर पहले भी था कि घर से काम कर सकते थे लोग, पर इस फेज में हमें पता चला कि वर्क फ्रॉम होम जो है दूसरे सेक्टर्स में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम से एम्प्लॉयज को भी और जो एम्प्लॉय करता है, जो मालिक होता है, उनको भी बेनिफिट होता है। तो जो वर्क करते हैं उन्हें ये फायदा होता है कि वो घर पे बैठे आराम से काम कर सकते हैं, और उन्हें जो आने जाने का खर्चा है, ऑफिस आने जाने का, वो उनका कम हो जाता है, और वो किसी भी टाइम पे मतलब अपना टाइम एडजस्ट करके काम कर सकते हैं, और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, मतलब वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जो लोगों को रखते हैं कंपनी वाले, उनको क्या बेनिफिट होता है कि उन्हें फर्नीचर ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता है, या कंप्यूटर यूज़ नहीं करना पड़ता है, या जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो उनके कम हो जाते हैं, या कॉफ़ी स्नैक्स पे जो खर्चे होते हैं। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो उनके कम हो जाते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट करता है। पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर सारे सेक्टर्स में एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी कंपनीज या ऐसी फैक्ट्रीज होते हैं या कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस इंसानों का ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर का एक सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। We realize that work from home culture can be feasible or can be applicable in some sectors. So work from home culture has become a new normal and it benefits both employers as well as employees. So how it benefits the employees? So it gives them flexible working hours. They can work from comfort of their homes. They can also save the time and money spent in traveling or commuting, and working from home increases their productivity and efficiency as well.
So the employers can also benefit from the work from home culture as they can cut their spending on administrative expenses like furnitures, computers or electricity bills, or the spending done on snacks, coffee and all the other expenses. So in this way, work from home culture benefits both the employers and the employees. So I think work from home culture can be promoted in the sectors where it is feasible or where it is a possibility. The next lesson is self-sufficiency. सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि खुद पे डिपेंड होना और किसी दूसरे पे डिपेंड ना होना। सो यूएस ने क्या किया था कि पेंडेमिक के समय उसने इंडिया से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो एक दवाई होती है जो कि मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है, वो उन्होंने इम्पोर्ट करवाया था। सो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है यूएस में इस दवाई का, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत कम होते हैं। बट वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे उसमें, इसलिए उन्होंने हमसे इम्पोर्ट करवाया। वैसे ही इंडिया में भी हम बहुत सारे इम्पोर्ट्स करवाते हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज से हमारे इंडिया में लेकर आते हैं। सो इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, जैसे कि हम पेपर, फूड ग्रेन्स या पेट्रोल, तो ये सब चीज़ें हम दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में लाते हैं। सो इस फेज ने हमें बताया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे बन सके और दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड ना हो, ये हम कैसे सीख सके, इसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। सो इट्स ऑब्वियस कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी कंट्री होगी वो अपने सिटीजन्स के बारे में पहले सोचेगी, फिर दूसरे लोगों के बारे में सोचेगी, तो इसीलिए सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। सो सेल्फ सफिशिएंसी इज द नीड ऑफ द आवर, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक और डिजास्टर। So USA imported hydroxychloroquine from India to treat coronavirus, and she was not self-sufficient in that medicine. Likewise, India is also not self-sufficient in some of the goods, like it imports food grains or paper, petrol from other countries. So in this way, every country is dependent on each other. So we have to accept this fact that globalization is a reality, but every country should move towards self-sufficiency. So this phase has pressed the need for more and more of research on how to become self-sufficient during the pandemic-like situations. As in case of pandemic or disaster, every country has to cater to its citizens first. Next and most important lesson is that mental health is important. तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। और इस फेज ने हमें सिखा दिया है कि मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। मास्क एंड सैनिटाइजर्स हमें वायरस से तो बचा सकते हैं, पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब से क्या बचा सकता है हमें? एक कूल, कंपोज्ड और एक शांत जो अगर माइंड होगा तो वो हमें इन सब चीज़ों से बचा सकता है। मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, तो इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में इंक्लूड करना। साथ ही साथ अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने नियर एंड डियर वंस या अपने फैमिली या फ्रेंड्स से डिस्कस करना एंड शेयर करना। सो इन सब चीज़ों से हम जो है मेंटल प्रॉब्लम से दूर हट सकते हैं और अपने मेंटल प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। पेंडेमिक हेल्प्ड अस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी माइंड। Mask and sanitizers could keep us away from virus, but anxiety and depression can only be fought with a cool and calm mind. So for a peaceful mind, yoga, meditation, exercise is very much needed. And along with it, the most important thing is sharing our problems with our loved ones and with our friends and family. All these things can be an effective solution in reducing our stress and avoiding depression. Next lesson is showing gratitude to the people around us. तो हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, मिल्कमैन, मेड्स, सर्वेंट्स, ऐसे ही डिफरेंट लोग जो हमें सर्विस दे रहे हैं या हमारे काम आ रहे हैं, तो हमें उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। तो ये जो कोरोना का फेज था उससे पहले हम बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते थे और हम सोचते थे कि वो अपना काम कर रहे हैं और कभी भी हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते थे। बट इस फेज के बाद जो हमारी थिंकिंग है वो चेंज हुई है। So there are so many people in our lives who make our lives easier, but we don't, spare a minute to be thankful to them or to show gratitude to them. For example, doctors, milkmen, watchmen, maids, servants, house helps, manual scavengers, teachers, and many more. So this phase of life has taught us to be grateful to them or to show gratitude to those people as they provide us with valuable services and make our lives comfortable. So the next lesson is need to improve our healthcare system.
सो हमारी जो इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम है खासकर वो अच्छी नहीं है। और आपने देखा ही होगा कि यूएस जिसकी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी है, वो एक सुपर पावर है, तो भी उन्हें कितनी तकलीफ हुई इस सिचुएशन को डील करने में, क्योंकि एक साथ इतने सारे केसेस आते हैं तो वैसे बेड्स नहीं होते, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आपको बजट के बारे में पता ही होगा कि गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है और हर सेक्टर्स को अलोकेट करती है पैसा, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो जितना भी पैसा हमें मिलता है जो गेन करती है गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस से, तो उसका 1.2% ही वो हेल्थ पे खर्चा करती है, जो कि बहुत कम है और इसे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने देखा ही होगा कि इस स्पेस में हमें आईसीयू बेड्स की या हॉस्पिटल्स की कितनी ज़रूरत पड़ी। तो पेंडेमिक लाइक सिचुएशन से डील करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो, और साथ ही साथ जो वल्नरेबल सेक्शन है जैसे कि बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इनके लिए एक डेटाबेस तैयार करने की ज़रूरत है। और ऐसे सिचुएशन जैसे पेंडेमिक लाइक सिचुएशंस अगर फ्यूचर में भी हमें मिलता है तो हम इन वल्नरेबल सेक्शंस को या जो नाजुक सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के जो ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, तो उनको हम प्रॉपर तरीके से केयर दे सके और उनका ट्रीटमेंट कर सके। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट के द्वारा भी होना चाहिए। Leave alone India, even those countries who were having good health infrastructure and were superpower found it difficult to control or tackle this virus. India's budget expenditure on health is very poor, that is 1.2% of the GDP. So it is very much needed to improve the healthcare expenditure in India. So more of ICU beds and more of primary health centers or AIIMS-like institutions needs to be built in India to tackle pandemic-like situations in future. And a proper database needs to be built related to vulnerable sections of society like aged people or children, pregnant women, so that we are well equipped to provide them necessary care in this kind of situations. So the last and most important lesson that we have learned is how to learn from the past experience. इस तरह का पेंडेमिक लाइक सिचुएशन पहले भी हो चुका है। इन 1919 स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड और बहुत सारे लोग मर गए थे, और वहाँ पे भी सैनिटाइजर्स, मास्क का यूज़ होता था। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा सिचुएशन कभी आया नहीं है, बट हमने उससे कुछ ज़्यादा सीखा नहीं और हमने एक डेटाबेस तैयार नहीं किया कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हमें पास्ट से सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर हमारा सिक्योर हो सके। So this is not the first time that pandemic like situation has happened. It happened in 1919 Spanish flu. So at that time also lockdown was there and people were using sanitizers, masks and social distancing. So 100 years back we had to face this kind of situations, but we didn't learn from it. We didn't make a proper database to deal with situations like this in future. Learning from past experience is needed, and if we learn from past experience then we are able to secure our present and future. So we can definitely expect that this kind of situation never happens or we don't have to face this kind of situation. But if we have a proper plan in place then we can effectively deal with pandemic like situations in future. So वैसे तो बहुत सारे ऐसे lessons हैं जो हमें इस फेज से मिले अपने लाइफ के, बट मैंने कुछ 15 important lessons ही चूज़ किए हैं जो मुझे लगा कि ज़्यादा important है। And even if we adopt half of what we have learned, we will be better off. तो जितने भी लेसन्स हमने सीखे हैं अगर उससे आधा भी हम अपना लेते हैं या मान लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ जो है बेहतर हो पाएगी और हम ऐसे सिचुएशन से अच्छे से डील कर पाएंगे। सो वैसे ये लेसन थोड़ा लंबा हो गया, बट ये आपको हेल्पफुल होगा ना सिर्फ डिस्कशन में, बट आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी पता चली होंगी, कुछ लेसन्स भी लर्न करने को मिले होंगे। सो मैंने पूरे डिटेल में हर पॉइंट को नहीं बताया है, मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है कि आपको अगर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी है लेसन्स ऑफ पेंडेमिक के बारे में तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप इंग्लिश में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे डिटेल में समझना है तो वो भी आपके लिए मैं वीडियो बना सकती हूँ। यू जस्ट हैव टू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टा पेज लेटर बेटर फॉलो नहीं किया है देन प्लीज़ डू फॉलो। और आपको इंग्लिश ग्रामर या स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या कोई भी लेसन आपको चाहिए तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक अ लेसन ऑन इट। And if you like the video then please do hit the like button and don't forget to share this video and the channel to others as well, and don't forget to press the bell icon because आगे आपको ऐसे ही important and interesting lessons मिलने वाले हैं। So stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Till then keep watching English with Sana's videos. Thank you for giving your precious time to me and my channel. Happy learning.